देखिए, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है। कल आप सभी लोगों का यूनिट नंबर 5 चलेगा और वो भी रिसर्च होगा। कल कल आप सभी लोगों का शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगी क्लास रिसर्च की, यानी खोज की, समाज कार्य खोज या समाज कार्य शोध। तो उस पर हम लोग कल क्लास करेंगे। आज ये बेसिकली मैं आप लोगों को एक बार और प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ। थोड़ा देखे रहिएगा, अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है तो किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। इससे पहले मैंने कुछ प्रश्नों पर इसमें डिस्कशन कर चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेंगे। देखिए, सवाल कहता है कि स्वच्छ वायु का अधिकार मानवाधिकारों की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? एक प्रथम पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी है, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो विकल्प डी तो नहीं होगा, इनमें से आपको चुनाव करना है, पहला, दूसरा, तीसरा में। बताइए बी होगा सर। जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। थर्ड होगा सर, थर्ड। स्वच्छ वायु का अधिकार मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, ये सवाल है आपके सामने। और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मानवाधिकार कानून के तहत राज्यों का दायित्व है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल कदम उठाना। तो स्वच्छ हवा सुनिश्चित करके स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को पूरा करने के लिए राज्यों को बेसिकली प्रमुख चरणों पर भी बल दिया गया है। सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करते हैं मानवाधिकारों पर, तो 1979 में कैरल वासा ने स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकार के 3 पीढ़ियों का विभाजन किया था, जिसमें से आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड, यह आपको देखने को मिल रहा है। जो पहला अधिकार था बेसिकली वो नीला अधिकार के नाम से जाना जाता था, या प्रथम पीढ़ी को स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित था ये, या आपका प्रथम पीढ़ी। तो स्वतंत्रता और राजनीतिक पॉलिटिशियन जैसे शब्द जो है इसको रिलेट कराता है। जो दूसरी पीढ़ी है इसको लाल अधिकार के नाम से जानते थे हम लोग। इसमें आर्थिक और सामाजिक और प्राकृतिक में सांस्कृतिक अधिकारों को रिलेट कराता है, जहाँ बेसिकली समाज, उसके नेचर, उसके संस्कृत बेस्ड कोई एक्टिविटीज़ होती है उस पर बात करता है ये। तीसरी पीढ़ी हरे अधिकार को दर्शाती है। हरे अधिकार का मतलब सिंपल सी हो जाती है बात कि ये पर्यावरण को रिलेट करा रहा है, और जब पर्यावरण शब्द रिलेट होता है तो वो उसका मतलब बनता है कि स्वच्छ वायु बनेगा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई दस्तावेज व्यक्त किए गए थे। पर्यावरण एंड विकास पर 1972 में स्टॉकहोम की जो घोषणा हुई थी उसके भी गोल यहाँ पे रखे गए थे। तो इनमें से अगर आपसे पूछता है कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार क्या क्या दर्शाते हैं, तो आत्मनिर्णय के अधिकार को बताता है, विकास के अधिकार को बताता है, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार को बताता है, संतोषजनक पर्यावरण के अधिकारों के बारे में बात करता है। कुछ देशों में तो ये तीसरी पीढ़ी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक तंत्र भी है ना, कुछ देशों के लिए संवैधानिक तंत्र भी है। परंतु आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि तीसरी पीढ़ी में किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। स्टॉकहोम घोषणा है, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में रियो घोषणा था, वो भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकारों पर बात हुई है, स्वच्छ वायु के अधिकारों के बारे में बात किया गया है, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी के अधिकारों के बारे में भी जिक्र किया गया है, ठीक है, इत्यादि जैसी एक्टिविटीज़ पे संचालन किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण पर विशेष प्रावधान है ये तीसरी पीढ़ी में। अतः इस प्रश्न का जवाब थर्ड जनरेशन होगा, यानी तीसरी पीढ़ी। ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब देखिए, यहाँ पे समाज कार्य हस्तक्षेप के रूप में पूछा गया है कि
परिवर्ती केंद्रों के आधार पर निम्नलिखित में से आपको उसको क्लासिफाई करना है, या आप ये कह लीजिए वर्गीकृत करना है। तो एक तरफ आपको व्यक्तिगत विकृति विज्ञान, जिसको आप कहते हैं इंडिविजुअल पैथोलॉजी, ये शब्द भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा एक शब्द की बात करते हैं हम लोग, तो वो है सशक्तिकरण से मुक्ति, यानी एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन शब्द। तीसरा हितैषी के रूप में समाज के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सोसाइटी एज अ बिगन शब्द को। और उसके बाद संरचनात्मक कार्योत्पादन है, जहाँ बेसिकली स्ट्रक्चर्स को रिलेट कराया गया है। तो इसको ना परिवर्ती केंद्रों के रूप में दर्शाना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए हैं, आपको इसके चुनाव करने हैं ऑप्शन को लेकर, और बेस आपको बनाना है एक प्रकार से सीक्वेंस, अरेंज करना है इसके इंटरवेंशन को, ठीक है। अरेंज करके बताइए एक बार कि विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, चलिए बताइए एक बार। ऑप्शन दिखाइएगा सर एक बार। ऑप्शन नहीं, इसको क्रम में लगाना है, ABCD ऐसी क्रम लगा के आप बता सकते हैं सर, ठीक है। इसको क्रम में आपको लगाने हैं, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, ये शब्द जो दर्शाया गया है पहला पॉइंट, और इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत, यहाँ समाज कार्य हस्तक्षेप है, यानी आपको यहाँ पर फोकस करना है सोशल वर्क इंटरवेंशन पर। आप सोचिए कि समाज कार्य में आपको हस्तक्षेप करने हैं। हस्तक्षेप एक पॉजिटिव शब्द होता है, किसी समस्या के समाधान के लिए हम ना उसमें इंटरफेयर करने लगते हैं, तो उसको इंटरवेंशन शब्द से जाना जाता है। तो इंडिविजुअल पैथोलॉजी कैन रेफर टू अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग लाइक साइकोपैथोलॉजी एक इन्वॉल्व है इसमें, पहले वाले पॉइंट में। साइको पैथोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविकृति, ठीक है, पैथोलॉजी। और एक है आपका सेल्फ पैथोलॉजी, और एक लास्ट आता है सोशल पैथोलॉजी। 3 आते हैं, ठीक है। ये 3 शब्द जो है इन्वॉल्व किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं किसमें, व्यक्तिगत विकृति विज्ञान में, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी में बेसिकली ये सीधा सीधा मेंटल डिसऑर्डर को रेफर करता है, सीधा सीधा। कैन बी आप कह सकते हो फीचर जो है सिम्टम्स दर्शाता है, जैसे एंजाइटी के, डिप्रेशन के, लो सेल्फ स्टीम के, ठीक है। मतलब कम आत्म सिद्धि या कम आत्मसम्मान, जैसे एक आपने सुना होगा अब्राहम मैस्लो का कॉन्सेप्ट में, उसमें आता है। तो साइकोपैथोलॉजी में इन 3 चीज़ों को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं, जिसमें से पहले मैंने बता दिया मेंटल डिसऑर्डर, दूसरे में मैंने आपको बताया कि सेल्फ पैथोलॉजी, और ये सीधा सीधा सेल्फ पैथोलॉजी क्या बताती है, ये सेंस ऑफ सेल्फ यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बात करता है, यानी आत्म अवधारणाओं पर जिक्र करता है, सीधा सीधा उसके कॉन्सेप्ट पर बेस बनाकर उसकी ट्रीटमेंट करता है पैथोलॉजी में, इसलिए ताकि वो खुद स्वयं उस समस्या का समाधान कर सके, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल विकृति विज्ञान में ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये 3 चीज़ें ही केवल मिलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा सोशल पैथोलॉजी है, सोशल इश्यूज़ हैं, यानी चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं समाज में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्रांति या आंदोलन इत्यादि प्रकार की जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, वो भी प्रक्रियाएं मिलती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूँगा समाज कार्य हस्तक्षेप में हम लोग क्लाइंट पर कार्य करेंगे, है ना। क्लाइंट के बाद हम लोग बेसिकली सोसाइटी एज बिगन्स, यानी एक हम समाज की शुरुआत करने की बात करेंगे, या हितैषी के रूप में समाज के साथ कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ लिबरेशन शब्द को डिफाइन किया जाता है सशक्तिकरण और मुक्ति को लेकर। तो कहने का सिंपल आशय होता है मेरा कि सशक्तिकरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि मुक्ति एक सक्रिय प्रक्रिया होती है।
सशक्तिकरण के प्रभाव से व्यवहार में नियंत्रण रह सकते हैं, जबकि मुक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ावा दे देती है। तो सिंपल सी बात है कि सशक्तिकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करना। सशक्तिकरण से जुड़े जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मुद्दों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, कानूनी हो गया, ये सभी क्रियाएं। तो पहले नंबर पर आपको रिलेट कराएगा व्यक्तिगत विकृति विज्ञान, तो दूसरे नंबर पे आपको समाज के हितैषी की या समाज के अनुकूल की परिस्थिति में समझना होगा, तो सशक्तिकरण और मुक्ति जैसे शब्दों पर, है ना। तो मेरे कहने का आशा यहाँ पे अगर मैं बात करता सशक्तिकरण और मुक्ति, पहले पहले हम इस समाज के बारे में बेसिकली, जब हमने इंडिविजुअल बात करते हैं ना, तो उससे हम समाज के अंतर्गत ले आएंगे, तो आपका सी आएगा। उसके बाद सशक्तिकरण मुक्तिकरण पर हम लोग बात करेंगे। नहीं, उसके बाद सर इसके अब बाद सी के समझना, बाद। उसके बाद आपका ये बनेगा विकल्प, ये सही जाएगा। देखिएगा, अब सुनिए। जी सर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इंडिविजुअल तरीके से व्यक्ति पर बात करते हैं। मैंने जहाँ आपको बताया साइकोपैथोलॉजी, सेल्फ पैथोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी जैसे शब्द रिलेट हो जाएंगे। उसके बाद यही व्यक्ति आपके समाज के रूप में ढल जाता है, अनुकूलन की परिस्थिति में आपका विकल्प सी पे बन जाता है। जैसे ही वो समाज की प्रक्रिया में आता है, तो हम उसकी समस्या के समाधान के लिए संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि प्रक्रिया बनाए, उसकी समस्या का समाधान करें, तो विकल्प डी की तरफ जाएंगे। और फिर हम उसे सशक्तिकरण और मुक्तिकरण की तरफ लेके जाएंगे, तो विकल्प बी बनेगा, और यही विकल्प ही सही है। ऑप्शन आपका देख लीजिए किस विकल्प में दिया गया है, ए, सी, डी, बी। विकल्प सेकंड आपका सही होना चाहिए, ए, सी, डी, बी। ए, सी, डी, बी थर्ड विकल्प है। कौन सा विकल्प है? तीसरा वाला है। क्लियर है? बताइए भाई, तीसरा विकल्प आपका क्लियर? जी सर। बिल्कुल, यही ऑप्शन ही आपका मैडम सही जाने वाला है। तीसरा विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। सवाल एक और आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है, और ये सवाल बड़ा अच्छा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार विमर्श अवश्य करिएगा। सवाल आपके सामने कहता है अगला कि निम्नलिखित शोध प्रारूपों में कौन से प्रारूप जो है अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान प्रारूप के श्रेणी में आता है। भाई ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट जो किया गया है आपका यानी अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है। इसका उद्देश्य जानते हैं क्या होता है? हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना होता है, लेकिन वे रैंडम का उपयोग नहीं करते हैं, और हस्तक्षेप एक परिणाम के बीच कार्य कारण प्रदर्शित करता है, तो उसे हम अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान का प्रारूप मानते हैं। यह एक अनुभवजन्य अंतःक्रियात्मक अध्ययन है। जानते हैं कौन? अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान एक बेसिकली अनुभव जन्य अंतःक्रियात्मक अध्ययन है। ना, ये क्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत आता है। तो इसका प्रयोग ऐसे अध्ययन में किया जाता है जिसका उद्देश्य हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना हो, लेकिन जो रैंडम का उपयोग नहीं करता हो उस परिस्थिति में। तो कहने का मेरा आशा यहाँ पर जो बनेगा, इसके परिप्रेक्ष्य में जनरली अगर मैं बात करूँ, तो एक मूल्यांकनात्मक शोध बनेगा, दूसरा हस्तक्षेप शोध, और तीसरा एक विषय का प्रारूप। सर्वेक्षण प्रारूप बेसिकली अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान का प्रारूप की श्रेणी में नहीं आता है, और ना ही निदानात्मक प्रारूप भी इसमें आता है, ठीक है। तो आप आसानी से भी इसका डिज़ाइन बना सकते हो। अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन का प्रयोग तब किया जाता है जब रैंडम नियंत्रण परीक्षण तार्किक रूप से संभव हो, तो उस क्रिया को हम लोग बेसिकली अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान कहेंगे।
वही चीज़ें हस्तक्षेप के रूप में आ रही है, एक विषय के रूप में आ रही है, एक मूल्यांकन के रूप में आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए बी सी डी विकल्प कहाँ पर है? थर्ड, फोर्थ फोर्थ विकल्प। सर सर एक विषय प्रारूप थोड़ा बता दीजिए। कौन सा प्रारूप बता दें मैडम? एक विषय प्रारूप जो है। बिल्कुल, एक विषय का प्रारूप का मतलब होता है मैम सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि प्रयोगों में, डिज़ाइनों में ना एकल विषय पाठ्यक्रम या सिंगल केस रिसर्च डिज़ाइन का एक शोध होता है जो अक्सर मनोविज्ञान, शिक्षा और मानव व्यवहार और समाज कार्य के अनुप्रयोग के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जिसमें विषय किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करने के बजाय ना स्वयं के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। कहने का सिंपल आशय ये है कि आप जैसे केस वर्क करते हैं उस प्रोसेस में एकल विषय पाठ्यक्रम, एकल केस अध्ययन, एकल शोध डिज़ाइन अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा एक विशेष शिक्षक के बारे में, विशेष सॉरी है ना, विशेष शिक्षक और विशेष शिक्षार्थी, आपने ये नाम सुना होगा। जी सर। तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो सुन लीजिए। जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो विशेष शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे आईडी के बच्चे हो गए, ठीक है, सीपी के चाइल्ड हो गए, ठीक है, एसडी हो गए और एडीएचडी हो गए, एडीएचडी हो गए, ये बच्चे बेसिकली क्या होते हैं, विशेष विद्यार्थी के रूप में जाने जाते हैं या एक विशेष शिक्षार्थी के रूप में जाने जाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम होता है, एक विशेष सामग्री होती है, एक विशेष सिलेबस शामिल होता है, विशेष बच्चा होता है, विशेष क्लासरूम होती है, मतलब पर्टिकुलर इस पे 1-to-1 का सेशन दिया जाता है। और जब 1-to-1 का सेशन की बात आती है मैडम, तो हम स्पेशल एजुकेटर में यूज़ कर सकते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटली मिला जुला कर आप कह सकते हो केस अध्ययन की तरह ही ये क्रियाएं चलेंगी। है एक विशेष प्रारूप, और यह विशेष प्रारूप जो होता है ये अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान प्रारूप की श्रेणी में शामिल है, उसमें ये शामिल है। व्यक्तिगत पर जिक्र किया जाता है तो उसे विशेष प्रारूप के नाम से दिया जाता है, एक विशेष प्रारूप का नाम। क्लियर हो गया मैडम? तो बताइए अगला सवाल लेते हैं। हाँ सर, क्लियर हो अगला गया। सवाल देखिए, दो कथन है। विभिन्न देशों में ना शोधकर्ताओं ने, देखो अब विभिन्न कंट्रीज की बात हो रही है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपने तर्क करना है। विभिन्न देशों के शोधकर्ताओं में यह साबित कर दिया कि क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण, जो आप फील्ड वर्क जनरल करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण केवल सिद्धांत और प्रयोग के एकीकरण से ही संभव है। कितने लोग इस बात से बेसिकली सहमत हैं कि ये सत्य है या जी असत्य? सर, सही है सर, सही है। बिल्कुल, विभिन्न देशों में ही क्यों कहें, अगर हम अपने ही कंट्रीज़ की बात कर ले, सबसे पहले अपनी कंट्री की बात करते हैं आप लोगों की, तो आप लोग अगर किसी फील्ड में जाते हैं तो उस दौरान आप समाज कार्य के सिद्धांत, उसके विधि, मेथड इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो केवल सिद्धांत और प्रयोग के एकीकरण से ही संभव। यहाँ प्रयोग के एकीकरण लिखने की बजाय इसका मतलब ये बन जाता है कि यहाँ पे कौशल, तकनीकी, प्रशिक्षण, उपकरण, संसाधन इत्यादि चीज़ों का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि प्रयोग के एकीकरण से संभव होता है। और ये बात सही भी है, मैं बता देता हूँ आपको, गलत नहीं है, ये बात सत्य है। समाज कार्य का प्रयोग, अब देखिए वही चीज़ें चल रही है एक्सपेरिमेंट का, फिर कह रहा है समाज कार्य का प्रयोग सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित होता है। एक शब्द आ रहा है हमारे सामने, प्रज्ञा,
यानी आप सोशल वर्क प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड विजडम शब्द शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या आप बताइए, समाज कार्य जो होता है, सोशल वर्क जो practice होती है, क्या वो बेस है कॉमन सेंस पर और बुद्धि विजडम पर? विजडम मीन्स तो प्रज्ञान, आप समझ ही रहे होंगे। विजडम समझ रहे हैं? तो समाजकारी की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, तो ये कॉमन सेंस चलिए इसकी व्याख्या तो करें। मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जैसे देखिए, मैं आपसे यस या नो में जवाब चाह रहा हूँ केवल। क्या सोशल वर्क सामान्य बुद्धि पर और ज्ञान के सही अर्थों पर, जैसे हम कहते हैं बुद्धिमान होने का गुण अगर आपके अंदर है, तो क्या वो सोशल वर्क के लिए सुटेबल है? यस या नो? नो सर। नो सर, नो सर, नो। बिल्कुल। तो देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सोशल वर्क में ऐसे में तो भाई सभी लोग अपने आप में सोशल वर्कर होते हैं आज। अगर मैं इस थ्योरी को, इस पॉइंट स्टेटमेंट सेकंड को अगर सत्य कह देता, तो इसका आशय ये बन जाता कि जितने लोग इस देश में हैं या दुनिया में हैं, सभी लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि सभी लोग प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। तो ये उचित नहीं होगा, है ना? तो समाज कार्य का प्रयोग सामान्य बुद्धि और प्रज्ञान पर आधारित है कहा हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। गलत। तो आप देखिए किसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा असत्य है। थर्ड वाले में, थर्ड वाला सही जाएगा ना? कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है, ये विकल्प सही है। शोध की प्रक्रिया के चरणों को आपको ध्यान में लगाना है क्रम में। यदि आपको पीएचडी कैग पता है तो पीएचडी कैग आर, तो पी सर स्क्रीन में सर स्क्रीन में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही शो कर दा कीजिए। किसमें? जो स्क्रीन में हमें अभी हिंदी मीडियम शो हो रहा है चला, हाँ, आप इंग्लिश मीडियम भी साथ में शो कर दीजिए करे। बिल्कुल कर देते हैं। जी पहले सुन शुक्रिया। लीजिए एक बार। जैसे मैंने जी कहा कि पीएचडी कैग आर है, तो पी से हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई पी से प्रॉब्लम होता है, एच से हमने कहा कि हाइपोथेसिस होता है, डी से हमने बोला डिज़ाइन होता है, सी से कलेक्शन होता है, ए से एनालिसिस होता है, जी से जनरलाइजेशन होता है और आर से रिपोर्ट होता है। अब आपको इसके आधार पर अगर ये स्टेप पता है तो आप आसानी से इस सवाल के जवाब भी दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, सर सबसे पहले डी डी आएगा। ए सी डी ई ऑप्शन। एक मिनट, सबसे बी है पहले सर, तो पहले बी आएगा, बी। फिर उसके बाद आपका हाइपोथेसिस आएगा, ए, फिर उसके बाद शोध फिर का सी, आपका विकल्प यानी सी, डी, फिर उसके बाद डी, डी फिर लास्ट ई। में आपके ये आएंगे। तो ये बेसिकली एक स्टेप बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीएचडी कैग में सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मूलेशन से रिलेट कर दिया बी, फिर हाइपोथेसिस फार्मूलेशंस को रिलेट करा दिया यानी ए, फिर डिज़ाइन को रिलेट करा दिया आपको यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन यानी आपका सी, फिर उसके बाद आप देखिए कह रहा है कि कलेक्शन और एनालिसिस दोनों एक ही में कर दिया है, तो डेटा कलेक्शन और एनालाइज करना यानी डी विकल्प आपको एक साथ कर दिया। लास्ट में जनरलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण, तो यहीं तक दिया हुआ था। आगे रिपोर्ट भी एक पॉइंट लिख सकता था लेकिन लिखा नहीं है। तो बी ए सी डी ई यही विकल्प आपका सही बनेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो विकल्प नंबर किस में दिया गया है, बी वाले में है क्या? जी सर। ए सी डी ई वाले में देखिए यहाँ पर विकल्प आपका बी बन रहा है, ठीक है ना, यही सही जवाब है। आगे देखिए एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पर, और ये सवाल दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आलोचनात्मक समाज कार्य से संबंधित क्या हो सकता है, यानी क्रिटिकल सोशल वर्क इंक्लूड क्या क्या इसके अंदर शामिल है? क्या दमन विरोधी व्यवहार शामिल है? एंटी ऑप्रेसिव प्रैक्टिस? क्या नारीवादी फेमिनिस्ट सोशल वर्क समाज कार्य की बात हो रही है? क्या देशीय समाज कार्य के बारे में बात हो रही है? क्या गांधीवादी समाज कार्य के बारे में बात हो रही है? क्या आप सही लगाएंगे
आलोचनात्मक समाज कार्य से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जहाँ पर बेसिकली आलोचनाएं? सर ए, बी और सी सर, एंटी ऑपरेसिव प्रैक्टिस, फेमिनिस्ट सोशल वर्क और इंडिजीनियस सोशल वर्क सर। बिल्कुल। यहाँ जो दमन विरोधी, जहाँ एंटी ऑपरेसिव प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आप लोग, ये एक सिद्धांत है, AOP एक सिद्धांत है। इसका दृष्टिकोण बेसिकली है कि जिसका मकसद सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न को ख़त्म करना या समाज कार्य अभ्यास में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अंतः विषय दृष्टिकोण है, ठीक है, जहाँ यह अभ्यास समानता के हकदार समूहों के अनुभवों को केंद्र में रखता है। मतलब यह अभ्यास ना लोगों और उनके समुदायों में सक्रियता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। ये दमन विरोधी व्यवहार, यह अभ्यास सामुदायिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत विकास को भी सुगम बनाता है। ये थ्योरी या एक प्रकार से यह समाज कार्य का व्यवहार, तो ये बेसिकली आलोचनात्मक समाज कार्य से संबंधित रहा है ना। इस पे बेसिकली आलोचनाएं भी हुई है। उसके बाद नारीवादी समाज कार्य आज भी होता रहता है और देसी समाज कार्य में भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो आप कह सकते हैं ABC कौन से विकल्प में दिया गया, बताइए जरा। ABC नहीं है, फोर्थ सर, फोर्थ में ABC, ABC फोर्थ में सर। हाँ, फोर्थ में आ गया, फोर्थ आपका सही। निम्नलिखित संकल्पना में चर और कॉन्सेप्ट के बीच में मुख्य भेद बताने हैं, यानी उसके अंतर बताने हैं आपको। देखिए, इसे मात्रा या एक संस्था के रूप में भी जाना जा सकता है या समझा जा सकता है, जो अलग अलग होगी या अलग अलग मान भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि संकल्पना और चर के बीच मुख्य भेद क्या हो सकते हैं, तो क्या जवाब आपके होने चाहिए? मेजरेबिलिटी सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो है मापनीयता, मात्रा या एक संस्था के रूप में इसको समझा जा सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली मापनीय शब्द को ही दर्शाता है, जहाँ बेसिकली संकल्पना और चर के बीच का मुख्य भेद माना जाता है। देखिए, आप लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के भी हाल ही में, जरा बताइए इसका जवाब कि मौलिक सिद्धांत कौन से हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के? सर ए नहीं होगा बस। सर वो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा सर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग भी होगा सर। सी नहीं होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन नहीं होगा सर, प्रिंसिपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन भी होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शन भी होगा सर। बस सी को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा सर। अच्छा जी, नहीं है, बाकी सब है सर, ABD। यहाँ प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है? सामुदायिक कार्य व्यवहार में मौलिक सिद्धांत। और मैं आप सभी से कहूँगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ प्रिंसिपल्स नोट करवाए थे, जैसे कि विशेष उद्देश्यों का सिद्धांत शामिल है और नियोजन का सिद्धांत भी शामिल है। ये देखिए, बेसिकली कोऑपरेशंस मतलब होता है एक प्रकार से सहयोग का, या आप ये कह लीजिए सहयोग का सिद्धांत। तो ये कम्युनिटी में नहीं, सहयोग नहीं, ठीक है, हेल्प नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि वी फीलिंग है तो कम्युनिटी में तो जाहिर सी बात ये होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है लोगों का पार्टिसिपेट करने का सिद्धांत, और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना होगा कि जनतांत्रिक क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो ऑथर डनहम ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सिद्धांत दिए?
बताएंगे? 28 सर, 28। 28, जिसमें से 7 रहे थे शीर्ष पे, है ना। और ऑथर डरहम ने ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन करके किताब लिखी थी 1959 में, तो वो भी आप चाहो ध्यान में रख सकते हो। तो आप देख लीजिए, केवल सी को हटा दीजिएगा, बाकी सभी ऑप्शन को रख लीजिएगा, यानी थर्ड वाला ही आपका सही होगा। सही है। आगे, निम्न में कौन सा व्यावसायिक तौर पर अभियोग्य समाज कार्य करता है? बताइए। सुनीता क्रिसल सर, जीरो बिलीमेरिया, और मेरा पार्टनर सर। सुनीता क्रिसल सर जो आप बताए थे सर, पुनर्वास और पुनर्गठन पर काम करती है। जीरो बिलीमेरिया सर जो हाँ, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की सर वो संस्थापक भी है सर। और मेधा पाटकर तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 की है सर। बिल्कुल सही जवाब। ए बी डी। सही, ए बी डी का नाम आता है। अरुणा राय का नाम भारत की राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता में आता है। मजदूर किसान सशक्तिकरण संगठन की प्रासंगिकता एवं अध्यक्षता की थी। तो विकल्प आप देख सकते हो कि कृष्णन का नाम, बुल्लो जीरो मोरिया का नाम, मेघा पाटकर का नाम, सॉरी मेघा पाटकर के नाम। ठीक है, तो ये परीक्षा में आपके बन सकता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यौन उत्पीड़न के लिए पीड़ितों को समाज से या समाज में बचाना, पुनर्वास करना कार्य किसने किया था? सुनीता कृष्णन। सुनीता क्रिसल। हाँ। फिर चाइल्ड लाइन इंडिया को शुरू किया था परिवार और बाल कल्याण को लेकर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर रह चुकी। जीरो बिल्लो मोरिया का नाम। नर्मदा बचाओ अभी भी आपने बताया, सरदार सरोवर बांध पर बेसिकली इन्होंने बांध बनाया था, वो भी आपका सही है। अरुणा राय का नाम बेसिकली हट के थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए विकल्प में कहाँ पर है, जहाँ सी नहीं है। थर्ड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये परीक्षा में आएगा। बताइए बताइए इसका। सर मेक्सिको सर 1975 होगा सर। कॉप एगर 1980 होगा सर। 1985 होगा सर। और उसके बाद से नैरोबी होगा सर 1980 और 85 सर होगा सर। अच्छा जी, देखिए अगर हम बात करते हैं आप लोगों से मैस्को के बारे में, तो आप कहते हैं कि 19 जून से लेकर 2 जुलाई सन 1975 में महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया था। और ये यूएस की, संयुक्त राष्ट्र की पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा था जहां महिलाओं पर केंद्रित था। 1975 का पहला, है ना। और जब बात हम करते हैं 14 से 30 जुलाई तक 1980 की बात, जो पहला विश्व कार्य योजना के द्वारा स्थापित लक्ष्यों को लागू किया गया था,
उनके प्रगति विफलता के आकलन के रूप में इसका यूज़ हुआ और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया गया और ये वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के द्वारा से बेसिकली भी इसमें संशोधन का पार्ट हुआ। उसके बाद नैरोबी, ये 15 से लेकर 26 जुलाई सन 1985 की तक, 26 जुलाई 1985 को जो पहला तीसरा जो नैरोबी केन्या महिलाओं के उन्नति के लिए अग्रगामी रणनीति अपनाई गई थी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए एक छिपे हुए विषय को उभारा गया था, तो वह क्रिया 1985 में हुआ था, ये तीसरा। अब बचा बीजिंग, ये आपका हो गया चौथा। ठीक है, तो बीजिंग चीन में चौथा सम्मेलन समानता, विकास और शांति के लिए एक क्रिया थी जो बेसिकली 4 से 15 सितंबर के बीच सन 1985 में चलाया गया था बीजिंग चाइना में। ठीक है, तो ये सभी सम्मेलन के वर्ष याद करके जाना है और कौन सा सम्मेलन किसके आधार पर बेस्ड है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन किस पर, उसके मोटो यानी उद्देश्य। तो जरा जवाब बताइए एक बार कि विकल्प कौन सा सही होना चाहिए, पहले का 2 3 4 1। क्या आपका विकल्प बी सही जा रहा है? दो, 3, 4 और 5 विकल्प बी। सही है, बी सही है। निम्न में बताइए किस पुस्तक का श्रेय मैरी रिचमंड को नहीं जाता है, ये बताना है आपको। ये बताना है आपको। होम्स ऑफ द लंदन। किसकी है किताब ये? ऑक्टेविया हिल सर, ऑक्टेविया हिल सर। होम ऑफ ऑक्टेविया हिल। द लंदन की। कब लिखा था सिराज इन्होंने? 1897 सर। और सॉरी 1875 सर। 1875। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर 1899 में मैरी रिचमंड का नाम। व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922 में मैरी रिचमंड का नाम। सोशल डायग्नोसिस तो आप सभी लोग जब भी कहीं देखते हो ना, आंख बंद करके लगा देते हो। ये आपका यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होना चाहिए? पहला वाला, पहला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये भी सवाल अच्छा है ना, और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि बहुत ध्यानपूर्वक लगाइएगा। जरा बताइए, ये सवाल आपके सामने कहता है कि विदेशी सहयोग विनिमय अधिनियम के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। जरा सोचिए। फर्स्ट होगा सर, क्योंकि CSR सर अनुपालन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानकों पे बात करता है सर, और भारत सरकार के ही मंत्रालय के निगरानी में रहता है। ABC। और सी नहीं होगा सर। और सभी CSR नवीनीकरण और पंजीकरण के लिए स्टेट बैंक नई दिल्ली में शाखा खुलवाना मैंडेटरी है, आप बताए भी थे सर। तो A, B और D हो जाएगा सर, सी नहीं होगा सर। बिल्कुल, मतलब आप ये कह सकते हो कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट कहते हैं आप, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक है और यह कानून देश में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। देखिए, इस कानून का मकसद क्या था, ये मकसद दिए हुए हैं आपके पॉइंट में। भारतीय संगठनों और लोगों को विदेशी दान और योगदान को नियंत्रित करना,
देश के हितों के लिए हानिकारक योगदानों को रोकना, राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति और इस्तेमाल को रोकना। कहने का आशय कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त के अधिकारों से आग्रह किया और FCRA के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानकों को सतर्कता और पूर्वक परीक्षण या पुनः परीक्षण भी किया जाए। तो ये भी आपका सही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये बेसिकली निगरानी और क्रियान्वयन किया जाता है। इस बार भी पेपर में आया था 22 अगस्त को, है ना ये सवाल। ऑप्शन में गृह मंत्रालय था, आप लोगों ने सर बजट किससे था? FCRA का प्रत्येक 2 वर्षों में नवीनीकरण होता है। ये सवाल आपके सामने, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है ना? बात सही है। FCRA में कहा कि ये 2 साल पे नवीनीकरण होता है, 2 साल पर नवीनीकरण होता है। तो ये इसकी आवश्यकता नहीं है 2 साल की, ठीक है। बताते रहिए। 5 साल। जी सर, जी सर। तो ये पार्ट माना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और FCRA के मतलब नवीनीकरण पंजीकरण की भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की शाखा में खाता खोलना, ये तो है ही है, सही, ठीक है। तो देखिए ABD कहाँ है? ABD अगला सवाल, निम्न में से बताइए साहित्य समीक्षा के संदर्भ में बहुत गंभीर भ्रामकता क्या हो सकती है? बोलिए। साहित्य समीक्षा में संबंधित बहुत गंभीर भ्रामकता क्या है? समीक्षा क्या है पहले ये जानिए। किसी विशेष विषय क्षेत्र या किसी निश्चित समय अवधि के भीतर किसी विषय में सर्वे, विद्वानों के लेख, पुस्तकें या अन्य स्रोत जैसे शोध प्रबंधन, सम्मेलन की कार्यवाही जैसी प्रकाशित जानकारियाँ की एक संगठित चर्चा है जो किसी विशेष मुद्दे या शोध के क्षेत्र या सिद्धांत से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसमें बहुत गंभीर भ्रामकता है। अब भ्रामकता का मतलब जानते हैं क्या होता है? भ्रम या धोखे में डालने वाला या संदेह में रहना या भ्रम उत्पन्न होना। लिटरेचर ऑफ रिव्यू में तो यहाँ यह कहना अध्ययन का विषय नया है और भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। लोग कहते नहीं है अभी ये नया विषय है, इस पे भी ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। तो ये लिटरेचर ऑफ रिव्यू में इस तरीके का एरर देखने को मिलता है, ये प्रकार का एरर है। हमने अभी अभी रिसर्च शुरू किया है, भले 1 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, अभी 2 ही महीने तो हुआ है ना। तो कहाँ से लिटरेचर ऑफ रिव्यू ले पाएंगे? ऐसा कहना उचित नहीं होगा। एक दिन में 1 घंटे में भी 1 घंटे 10 मिनट में आपके पास लिटरेचर ऑफ रिव्यू हो सकता है। और आप सोचो कि 10 मिनट में पेपर में निकल सकता है, किसी ने किताब लिखी होगी उसमें भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि जगह पे आप देखकर रिसर्च कर सकते हो कहीं पर। और अगर आप लोग यही कहो कि भाई रिसोर्सेज ही नहीं, हमें साहित्य लिटरेचर ऑफ रिव्यू मिला ही नहीं, साहित्य समीक्षा मिला ही नहीं, तो ये क्या, ये भ्रामकता है, ये बहुत गंभीर बात है। और यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन तंत्र के अंतर्गत देशज लोगों से संबंधित मामलों को निम्न निकायों द्वारा देखा जा सकता है।
तो देशज व्यक्तियों पर कार्यवाही समूह देखा जा सकता है, ठीक है। सामाजिक परिषद नहीं होगा। और देशज लोगों को मानवाधिकार के संबंध में विशिष्ट जो है संवक्ता के रूप में देखा जा सकता है। देशी मुद्दों से संबंधित स्थानीय मंच को भी देखा जा सकता है। तो विकल्प क्या होना चाहिए बताइए, क्या ए सी डी सही होना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या हो रहा है सर बताइए, कुछ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बताया सर, सामाजिक सोशल काउंसिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सोशल काउंसिल शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया है ये शब्द नहीं होगा, बाकी सारे शब्द। मतलब आप ये समझिए कि स्वदेशी लोगों से जुड़े मामलों में आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका अलग होती है ना, वो अलग होती है, क्योंकि सामाजिक परिषद सीधा सीधा आर्थिक और सामाजिक परिषद को जोड़ देती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में मई 2002 की बात मैं बता रहा हूँ, इसमें मई 2002 पर एक अस्थाई मंच की स्थापना की गई थी, स्थाई मंच की स्थापना हुई थी। और बेसिकली स्वदेशी लोगों के स्वचालित विकास का समर्थन करता था। ये नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में मदद भी करता था। ये आ जाएगा आपका विकल्प का, आप चुनाव कर सकते हैं। बताइए। थर्ड हो जाएगा सर, ए सी डी सर, Yes. निम्नलिखित में से बताइए किस वर्ष स्थापना के अनुसार। अब देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की बात अगर हम करेंगे तो भारत में समाज कार्य विचारक संघ तो 1964 आएगा। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1947 आएगा। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय संघ की बात करेंगे, बड़ा फेमस रहा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग सोशल वर्कर्स 1970 रहा है। भारत का व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय संघ है, जिसको आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 5 है ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सर। लेकिन ऊपर वाला सर, मैं एक बार चेक किया था सर, 1961 गूगल पे दिखा था। 1961 दिखा रहा था। जी सर, एक बार क्रॉस आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन हो सकता है भाई दिखाता हो, वर्षों में मिल जाता है एरर्स कन्फ्यूज़न। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो इस प्रक्रिया में इसकी इस्टेब्लिश की प्रोसेस में अगर हम जिक्र करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग ईयर द इस्टेब्लिश्ड की बात हो रही है, तो आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे कहूँगा कि 1964 ही लगाए, है ना। इस प्रोसेस में आप कह रहे हैं एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1961 दिखाया था। नाम किसका बता रहा था? डॉक्टर JM जैसे कहा एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ कुमार अप्पा, इसी के द्वारा, ठीक है। 19 जो बेसिकली डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के, है ना, ठीक है। चलिए इन्हीं को कर लीजिए। 1961 आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा आप क्रम में लगाइए, क्रम लगाना है ना, वर्ष के आधार पे लगाइए। BACD BACD आ रहा है, कोई है ऑप्शन में? नहीं है। BACD सेकंड पे सर। सेकंड पर है, फिर ठीक है। चलो निम्न में बताइए समुदाय संगठन में क्रमवाद निस्यंदन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की अवधारणा का विचार प्रस्तुत किसने किया है? नाम बता सकते हो आप लोग भाई?
जी सर, सॉल एलेंस के सर, सॉल एलेंस के सर, सॉइल 1956, एलेंसकी का नाम आएगा, बिल्कुल सही जवाब। और इनके एक नाम और याद 1956 सर, रखिएगा, रूल और रेडिकल्स नाम। जी 1971 सर। हाँ। लीना डोमिनल्ली का नाम अगर हमें देखने को मिलता है तो ग्रीन सोशल वर्क अभी पढ़ा था आपने, फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, हरित समाजकारी पढ़ा था इसी पेपर में, ये भूल गए आप लोग? कल क्लास में था, कल नहीं, लास्ट वाली जो क्लास हुआ था, हरित समाजकारी लीना डोमिनल्ली का नाम लगाया था आप लोगों ने। नारीवादी समाजकारी करते हैं, संकट उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण के संकट की बात करते हैं, है ना, और वुमेन एंड कम्युनिटी एक्शन, लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव की भी बात करती हैं लीना डोमिनल्ली का नाम। रूथ बेनेडिक्ट का नाम यहाँ पर, सॉरी जो है मार्गरेट लेडविथ का नाम है ये। कम्युनिटी डेवलपमेंट में देखने को मिलता है इनका नाम, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन एक्शन, है ना। पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस की बात करती हैं 2009 में मार्गरेट महोदय। पाउले फ्रेरे तो पैडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड का नाम, पैडागोजी फ्रीडम, चैतन्यकरण, शुद्धिमतीकरण, है ना, इस तरीके का प्रिंसिपल्स वगैरह भी पाउले फ्रेरे का नाम आता है ना। बड़ा आसान शब्द है, हालांकि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा। निम्न में बताइए कौन उत्तर आधुनिकवादी समाजकारी का एक मुख्य अभिलक्षण नहीं है? आधुनिकवादी नहीं है, श्रम संघवाद। क्या विकल्प होना चाहिए आपका? श्रम संघवाद। बेसिकली ट्रेड यूनियन ना एक आर्थिक दर्शन है, ठीक है, जिसका मकसद अर्थव्यवस्था में श्रम संघों का नियंत्रण को बढ़ावा देना है। अब यहाँ सवाल उत्तर आधुनिकता समाज के लेकर पूछा गया, कहा कि लक्षण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो श्रमिकों के सामूहिक आवाज का काम करना श्रम संघ को दर्शाता है, या सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के उसके काम के लिए सही मुआवजा मिले, श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार लाया जाए, मालिकों के द्वारा शोषण से बचाया जाए, ये श्रम संघवाद शब्द को रिलेट करता है। भूमंडलीकरण, मीडिया, उपभोक्ता समाज, है ना, ऐसे शब्द को दर्शाता है। तो जवाब क्या होना चाहिए इस सवाल का? श्रम संघवाद होना चाहिए, विकल्प डी सही होगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उपयुक्त सरकार को विकलांग के सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित डैश करना होगा। मूल्यांकन, सामाजिक समीक्षा, अनुश्रवण, प्रतिपुष्टि। सामाजिक समीक्षा, ऑडिट करना, सोशल ऑडिट करना होगा। तो विकलांग व्यक्तियों के सभी सामान्य योजना हो या कार्यक्रम हो, उसके लिए सामाजिक समीक्षा करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू, है ना, लिटरेचर ऑफ रिव्यू वगैरह को स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ पर किसकी नीड है, कितनी नीड है, उस पर आपको कार्य करना होगा। एक और सवाल देखिए आप लोग, प्रोग्राम मीडिया का स्वरूप लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक, जिसका इस्तेमाल समूहकारी व्यवहार में होता है। क्या ये बात सही है कि प्रोग्राम मीडिया यूज्ड इन द ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इज डेमोक्रेटिक इन नेचर? हाँ सही है भाई, जी सर, सही है सर। प्रोग्राम मीडिया का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है, जिसका इस्तेमाल ग्रुप वर्क बिहेवियर में होता है, यूज किया जाता है, सही बात है। और कारण कहता है कि विद्यालयी व्यवस्था में समूह कार्यकर्ता, ठीक है, अपने मनमाने तरीके से कार्य करता है। ये देखो, मनमाने तरीके से काम करता है,
गलत है सर। गलत है सर। अरे कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से काम कर ही नहीं सकता, तो क्रिया गलत हो जाएगी। तो पहले को सही करिए, दूसरे को गलत कर दीजिए। देखिए कहाँ पर है विकल्प आपका, कौन सा जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला। ये सही है, आर सही नहीं है ना। ये सही। देखिए सम्मिलित करने वाले सवाल हैं आपके सामने। इस सम्मिलित करने वाले सवाल को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है ये जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला है व्यवहारवाद, जिसको हम लोग बिहेवियरलिज्म कहते हैं। ये रिलेट किसको कराएगा, आप बता सकते हैं भाई। कि क्रिएट एन इन्वायरमेंट, यानी ऐसे वातावरण को उत्पन्न करना, वेयर यानी जहाँ, रेनफोर्स यानी पुनः प्रवर्तकों को व्यवहार की सहायता की आवश्यकता होती है, सपोर्ट रिक्वायर्ड बिहेवियर। और ये व्यवहारवाद इस शब्द को रिलेट कराएगा। ज्ञानात्मक में बेसिकली बुद्धि तार्किकता से स्वतः उत्पन्न नकारात्मक विचारों को अपदस्थ करना। अपदस्थ जानते हैं क्या होता है, बताइए। सर कम करना सर, रिड्यूस करना। किसी स्थान या पद को हटाना, अपदस्थ करना, है ना। इन शब्द को बोला जाता है जिसको बोलते हैं आउटस्टेड, अपदस्थ, ठीक। और मनोगतिशीलता यानी साइकोडायनेमिक, आसान है ये, साइकोडायनेमिक। और आप कह सकते हो कि व्यवहार के कारकों के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करना, डेवलप इंसाइट इनटू कॉजेज ऑफ बिहेवियर। मानवतावादी, विकास के अनुकूलन परिस्थिति उपलब्ध कराकर आवश्यकता आपूर्ति सुनिश्चित करे, और ये अब्राहम मैस्लो में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं विकल्प में पहले का 4 है, पहला वाली ऑप्शन चला गया सही, है ना, पहला विकल्प सही है। चलिए बताइए, एक समुच्चय या समूह जिसे विश्लेषक समेकित सामाजिक इकाई मानता है और उसका ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, और इस विशिष्टता को कहा जाता है क्या। क्या कहेंगे हम, फोकस समूह। घटना शास्त्री सर। अरे भाई सॉरी सॉरी सामाजिक यूनिट दिया है सर, केस स्टडी होगा सर, यूनिट दिया है बिल्कुल सर। सामाजिक इकाई है ना, ये सर सब देखा नहीं हो। हाँ, इकाई ऐतिहासिक रूप में अध्ययन कर रहे हो, और वो भी कह रहा है विशिष्टता को कहा जाएगा, पर्टिकुलर को, तो केस या स्टडी और व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाएगा। विकल्प आपका डी होता है। तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। कल हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे, कल रिसर्च की पहली क्लास रहेगी, यूनिट नंबर 5, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट वगैरह मिलता है आप लोगों को रिज़ल्ट का, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा आप लोगों को। लेकिन अभी भी NTA UGC नेट ने जो री एग्ज़ाम हुआ है 22 अगस्त को, अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं डाली है। केवल उसके साइट पे ये चीज़ें आ रही हैं, लिंक एक्टिवेटेड सून, और ये कभी भी एक्टिव हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन ही एक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जैसी कोई चीज़ें मिलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग क्लास करेंगे, कल क्लास रहेगी आप लोगों की, ठीक है। गुड नाइट सर। चलिए, गुड नाइट सभी लोगों से भी।